क्वेश्चन नंबर 1 का हाँ, सबकी आवाज़ क्यों नहीं आई? 1 का 3 पेपर कहाँ है? नहीं लाए, घर रख दिया। तो कितनी बार बताया, कितनी दफ़ा बताया, और समझ भी नहीं आता। 1 का 3, 2 का बोलो, हाँ 2, 3 का 3, 3 का 3, 4 का बोलो 1, 5 का, हाँ 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर 1 आएगा। और जिसका नहीं आ रहा है वो गलती क्या कर रहा है कि यहाँ जो कंसंट्रेशन O2 की दी गई है वो किलोग्राम पर मिनट में दी है, जबकि हमारा रेट लॉ का इक्वेशन जो होता है एक्टिव मास मोल्स पर लीटर में होता है, मोल्स, जबकि दिया है वेट में, किलोग्राम में। करना क्या है, इसको पहले ग्राम में बदल के मोल में बदल दो, और फिर मोल में बदल के सौ रखोगे वैल्यू, तो आंसर एक्टिव मास मोल्स में आ जाएगी। फिर उसको ग्राम में बदलना होगा, मतलब डाटा को, यूनिट को ध्यान में रख के चलोगे तो आंसर आएगा। और डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो एक्टिव मास होता है बड़ा ब्रैकेट वो मोल्स पर लीटर में होता है, जबकि यहाँ दिया किलोग्राम पर मिनट में। इस यूनिट पर ध्यान देना, यूनिट पर ध्यान दोगे आंसर आएगा क्या? 5 का 1 आएगा। और नया समझ में आए तो मेरे पास आओ, फिर बताएंगे। 5 का 1, 6 का 3, 6 का 3, 7, हाँ 2, 8, 1, 9, 1, 10 बोलो, 3, 11 बोलो, हाँ सेकेंड 2, 12, 12 का 2, 13 बोलो, हाँ 13 का 2। देखो 13 में क्या खासियत है, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ x की कंसंट्रेशन दिया है, y की कंसंट्रेशन दिया है, और साथ में टाइम रिक्वायर्ड दिया है। यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है 0.05 मोल पर लीटर तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो दिया है। मतलब कंसंट्रेशन का चेंज नहीं दिया है, टाइम का चेंज दिया हुआ है कि 0.005 मोल पर लीटर का जो चेंज आएगा वो कितना समय में आएगा। पहला 72 सेकेंड, फिर 36 सेकेंड, फिर 18 सेकेंड। पहले हमको ये बताओ, 0.005 मोल पर लीटर का चेंज यदि 72 सेकेंड में आ रहा है और फिर वो 36 सेकेंड में आ रहा है, बताओ टाइम कम हो रहा है तो रेट, टाइम ड्यूरेशन घट रहा है, रेट, हाँ रेट बढ़ रहा है। टाइम घटता जाएगा तो रेट बढ़ता जाएगा। अच्छा 72 सेकेंड से 36 सेकेंड हो गया, मतलब क्या हुआ, टाइम आधा हो गया, तो रेट क्या हो गया, जोर से बोलो, हाँ रेट डबल हो गया। तो देखो x की कंसंट्रेशन 0.01 से 0.02 हो रही है, x की कंसंट्रेशन 0.01 से 0.02 हो रही, डबल हो रही है। देखो ये है ना डाटा 0.02, और y की कंसंट्रेशन है 0.01, 0.005, 0.01। उस समय टाइम कितना दिखा रहा है, टाइम 0.005 मोल पर लीटर का चेंज है, टाइम 72 सेकेंड, फिर दोबारा 36 सेकेंड, और फिर 18 सेकेंड। हाँ देखो जब ऑर्डर ए का निकालना, एक्स का निकालना तो वाई शुड बी कांस्टेंट, और वाई का ऑर्डर निकालना हो तो एक्स शुड बी कांस्टेंट। बोलो पहले किसका निकालना है, एक्स का कि वाई का, एक्स। तो एक्स निकालना है तो वाई शुड बी कांस्टेंट। बताइए कांस्टेंट है कि नहीं, देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट है। जब वाई कांस्टेंट है उसी दौरान बताइए डबल हो रहा है कि नहीं। अच्छा एक्स डबल हो रहा है तो बताओ टाइम 4 टाइम, हाँ घट गया, मतलब रेट चौक 4 टाइम बढ़ गया, टाइम घट गया मतलब रेट बढ़ गया। कितना बढ़ गया, हाँ 4 टाइम। समझ में आ रहा है, क्योंकि 0.005 मोल पर लीटर का चेंज लाने के लिए जब यहाँ 72 सेकेंड लगते हैं और वही अमाउंट का चेंज होता है 18 सेकेंड में, तो बताओ टाइम कम लगा, रेट तो बढ़ गया ना। तो कितना टाइम घट गया, 4
तो रेट हो गया 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम बढ़ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ y कांस्टेंट है और x की कंसंट्रेशन हो गई डबल, तो रेट हो गया 4 टाइम। तो जब x को डबल किया तो रेट 4 टाइम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, हाँ सेकंड है, ऑर्डर सेकंड। अच्छा, हमको y का ऑर्डर निकालना है तो क्या करेंगे? हाँ, x शुड बी कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है उसी दौरान बताओ ये डबल हो रहा है कि नहीं? जब ये डबल हो रहा है तो टाइम आधा हो रहा है, इसका मतलब रेट क्या हो गया? डबल। तो जब ये डबल तो ये भी डबल, इसका मतलब y की कंसंट्रेशन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y का ऑर्डर हो गया 1। तो रेट लॉ का इक्वेशन क्या हो गया? dx बाई dt इक्वल टू दिस। नहीं आया समझ में? हाँ, आंसर है 2। आंसर है 2। हाँ, 14 बताओ, बोलो। हाँ, 3, 15, 1। 14 का आंसर है 3। 14 का आंसर है 3। 15 बोलो। हाँ, 1। 16 3। 17 4। 18 1। 19 बोलो 4। 19 का 4। 20 बोलो 2। 21 बोलो 2। 21 का 2 बोलो। लग जाएगा कि नहीं? बताएं। ट्वेंटी वन क्या बोल रहा है देखो, गैसियस रिएक्शन है A2 गैस, B गैस, half C gas. Increase the pressure from 100 millimeter to 120 millimeter in 5 minutes. मान लो जीरो इनिशियल टाइम पर प्रेशर कितना था? 100 मिलीमीटर था। उस समय ये कुछ नहीं बना था। जीरो टाइम पर तो केवल रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं। तो इस रिएक्टेंट गैस का इनिशियल प्रेशर जीरो टाइम पर कितना था? 100 मिलीमीटर था। 5 मिनट के बाद जब ये A2 टूट गया, B और C बन गया, तो प्रेशर कितना हो गया? टोटल प्रेशर हो गया 120 मिलीमीटर हो गया 5 मिनट के बाद, क्योंकि ये टूट गया, कुछ टूट गया और ये बन गया। तो इसके बाद तो टूटने के बाद भी कुछ गैस बची होगी A2, और कुछ B बनी होगी गैस, और C भी गैस बनी है। तो तीनों का प्रेशर मिला के कितना बता रहा है? 120 आफ्टर 5 मिनट। हाँ, पूछ क्या रहा है? The rate of disappearance of A2. The rate of disappearance of A2. ये पूछ रहा है dA2 by dt, ये हमसे पूछ रहा है, यही ना? The rate of disappearance of A2। हाँ देखो सामने, जब इनिशियल जीरो टाइम पर इसका 100 मिलीमीटर था, ये 0 था, तो समझो 5 मिनट के बाद इसका x पार्ट टूट गया, x पार्ट टूट गया, तो बचा कितना होगा? 100 माइनस x। तो जब इसका 1 मोल टूटता है तो इसका 1 मोल बनता है। जब इसका x पार्ट टूट गया तो ये कितना बनेगा? x। ये कितना बनेगा? x बाई 2, क्योंकि जब इसका 1 मोल टूटता है तो इसका आधा मोल बनता है। जब इसका x पार्ट टूटा है तो इसका x बाई 2 बनेगा। बताओ, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सब गैस है, गैस है। हाँ, सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ने के बाद टोटल वैल्यू कितनी आ रही? 120। सॉल्व करो, सॉल्व करो। 100 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 120। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आई? कितनी आई? हाँ, बोलो, आ गया? हाँ, अब हमको क्या निकाला? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2। तो बताओ 5 मिनट में कितना डिसअपीयर हुआ? 5 मिनट में A2 कितना डिसअपीयर हुआ? 40। 5 मिनट में A2 डिसअपीयर कितना हो गया? 40।
कितने मिनट में? 5। वैल्यू कितनी आ गई? 8। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2, तो A2 5 मिनट में कितना डिसअपीयर हुआ? 40 डिसअपीयर और 5 मिनट में 8। मिलाओ आंसर क्या है? 21 का बी। नहीं समझ में आया? 21 का 2, 22 हाँ 4, लेकिन सबकी आवाज़ नहीं आई ना, बस 10-12 लोग लगा रहे हैं, बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं। 22 का 4, 23 बोलो। हाँ 2, 24 3, 25 4, 26 बोलो। हाँ सेकेंड मतलब 2, 27 बोलो। हाँ 2, 28 4, 29 1, 30 1, 31 2 आएगा। 31 का 2, 32 हाँ 1। नेक्स्ट टर्न पर TPN 2 का होगा डिस्कशन। अच्छे से लगा के आओ, रिस्पांस नहीं मिलेगा हम पेपर रोक देंगे, समझ लेना। केवल 10-12 लोग लगा रहे हैं, बाकी केवल टाइम पास हो रहा है, क्योंकि इसका जो रिस्पांस आना चाहिए था वो हमने पेपर पहले भी बांटा कई जगह, तो उसका रिस्पांस जो मिला है वो यहाँ नहीं मिला हमको। तो साफ जाहिर है कि पेपर को यूज़ नहीं किया जा रहा है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक लेक्चर संडे को होगा। एक लेक्चर ले लिए, एक लेक्चर और है संडे को। पेपर मिला है सबको? हाँ संडे को हम वो फाइनल कर देंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब मेरे पास जो 2 लेक्चर आता है, एक लेक्चर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और दूसरा लगेगा ऑर्गेनिक का। बातें नहीं। क्यों बातें क्यों हो रही हैं बताओ? 1-1 मिनट कीमती है। हाँ ध्यान दो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी इस टॉपिक में हम लोग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में जानकारी हासिल करनी, लेकिन जो बाकी सॉल्ट हैं उनको पहचानना भी होगा, क्योंकि ऑप्शंस में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के साथ बाकी सॉल्ट भी दे देता है 4 ऑप्शन, और हमको उलझाता है एग्जामिनर। तो इसलिए हमको स्टडी तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में ही करना है, लेकिन जो बाकी सॉल्ट हैं उनको पहचान तो लें, जैसे एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। स्टडी करना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, लेकिन बाकी सॉल्ट को पहचान तो ले, क्योंकि ऑप्शन में ये भी रहेगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें डिफरेंट तरह के सॉल्ट डाल देगा, जबकि हमको स्टडी करना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में।
लेकिन बाकी सॉल्ट की जानकारी रखनी है। जैसे हमने कहा एसिड सॉल्ट, किसको बोलते हैं एसिड सॉल्ट? क्या वह सॉल्ट जिसको पानी में डाल दें सॉल्यूशन बनाए एसिडिक हो जाए, या वह सॉल्ट जो बेस से रिएक्ट करता हो उसको एसिड सॉल्ट बोलेंगे? किसको बोलते हैं एसिड सॉल्ट? दो ऑप्शन रखा हमने दो ऑप्शन। क्या वह सॉल्ट जो पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाए तो एसिडिक हो जाए, या वह सॉल्ट जो बेस से रिएक्ट कर जाए वो एसिड सॉल्ट, या दोनों सही है? क्या सही है एसिड सॉल्ट के बारे में? पहला ऑप्शन दे रहे हैं एसिड सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर के एसिडिक सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन। दूसरा एसिड सॉल्ट रिएक्ट विद बेस, और सी बोथ आर करेक्ट। किस पर टिक मारोगे? किस पर? दोनों पर? नहीं, सही है एसिड सॉल्ट द सॉल्ट विच रिएक्ट विद बेस। जो सॉल्ट बेस से रिएक्ट करे वो एसिड सॉल्ट है। ये नहीं कि एसिड सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर बिकम सॉल्यूशन एसिडिक, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाए, ये एसिड सॉल्ट नहीं है। एसिड सॉल्ट वह जो बेस से रिएक्ट कर जाए। जैसे देखो सामने सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज द एसिड सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है और इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा और सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है और ये एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो ये हम कहेंगे एसिड सॉल्ट। जबकि याद रखना, इस सॉल्ट को पानी में डाल दो सॉल्यूशन बेसिक होता है। इसका सॉल्यूशन पानी में डाल के गर्म कर दो तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन पानी में बेसिक होता है, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं? एसिड सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट बेस के से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं एसिड सॉल्ट। क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। फिर तुम कहोगे हम कैसे माने एसिडिक है? इसलिए कि इसका जो हाइड्रोजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है। इसका स्ट्रक्चर देखो ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, देखो ध्यान से। इसका ये वाला हाइड्रोजन जो है ना एसिडिक है। क्यों? क्योंकि H+ आयन निकलने के बाद इसका जो कंजुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिस वजह से ये एसिडिक है। और ये एसिडिक हाइड्रोजन बेस से रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, ये बन रहा है। ये तो बात समझ में आई? ये हाइड्रोजन एसिडिक है जो कि बेस से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है सॉल्ट। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये सॉल्ट कहलाएगा एसिड सॉल्ट। बोलो बात समझ में आया? जबकि इसका सॉल्यूशन तो पानी में डाल दो ना तो बेसिक होगा। क्यों? देखो इस सॉल्ट को तुम पानी में डालोगे ना तो टूट के क्या देगा? सोडियम आयन देगा और बाइकार्बोनेट आयन देगा। बोलो देगा कि नहीं? आवाज ही नहीं है। जब ये सॉल्ट आयनों में टूटेगा तो टूटने के बाद इन आयनों पर वाटर की फिल्म बन जाएगी। इन आयनों का क्या होगा? सॉल्वेशन, वाटर के द्वारा हाइड्रेशन होगा। फिर क्या होगा? ये जो आयन्स है ये फिल्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब जो आयन फिल्म को तोड़ने में कामयाब हो गया तो इसकी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। हाँ, अब बताइए आयन आया कहाँ से है? ये आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और ये आया है कार्बोनिक एसिड से। अब बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं? बेस स्ट्रॉन्ग, कंजुगेट वीक, और ये एसिड वीक है तो कंजुगेट। और ये स्ट्रांग होने की वजह से इस वाटर की फिल्म को ये तोड़ देगा और तोड़ने के बाद नेगेटिव आयन H+ आयन को खींच लेगा और बना देगा कार्बोनिक एसिड और फ्री क्या करेगा? OH आयन। और इस फ्री OH आयन से सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक। तो इसका सॉल्यूशन पानी में क्या होता है? बेसिक। इसलिए हम इसको बेसिक सॉल्ट नहीं बोलेंगे बल्कि एसिड सॉल्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट बेस से रिएक्ट करके दे रहा है सॉल्ट एंड वाटर। बता एसिड सॉल्ट की पहचान समझ में आई? वह सॉल्ट जो बेस से रिएक्ट कर जाए। ये नहीं कि वो सॉल्ट का सॉल्यूशन डालने पे एसिडिक हो जाए, जबकि इसका सॉल्यूशन पानी में तो बेसिक है। बोलो बात क्लियर हुई? अच्छा, बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं? जो एसिड से रिएक्ट कर जाए। बेसिक सॉल्ट जो एसिड से रिएक्ट कर जाए। जैसे ये देखो CaOH Cl। हाँ, इसमें ये OH आयन
की वजह से ये बेसिक है, इस फ्री हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से ये बेसिक सॉल्ट है, और हम इसमें HCl डाल दें तो ये बेस एसिड से रिएक्ट कर जाएगा और बन जाएगा CaCl2 प्लस वाटर। दिस इज द बेसिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए कहेंगे इसको बेसिक सॉल्ट। इसको क्या बोला हमने? एसिड सॉल्ट। अच्छा, नॉर्मल सॉल्ट जो किसी से ना रिएक्ट करे, ना तो एसिड से ना तो बेस से, जैसे NaCl, ये नॉर्मल सॉल्ट। कैल्शियम क्लोराइड नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि या तो एसिड से रिएक्ट करेगा ना तो बेस से रिएक्ट करेगा, इसे कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट। तो दिस इज द नॉर्मल सॉल्ट, दिस इज द एसिड सॉल्ट, दिस इज द बेसिक सॉल्ट। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। हाँ, तीसरा है मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट क्या होता है? दो एसिड और एक बेस के मिलने से जो सॉल्ट बने, दो एसिड और एक बेस के मिलने से जब कोई सॉल्ट बनता है तो बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। या दो बेस और एक एसिड के मिलने से कोई सॉल्ट बन जाए, वो भी मिक्स सॉल्ट कहलाएगा। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। हाँ देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। इसका रिएक्शन HCl से कराओ प्लस HOCl से कराओ, हाइपोक्लोरिक एसिड। अब बताइए, दो एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड, दो एसिड और एक बेस के मिलने से बना सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज द मिक्स सॉल्ट एंड दिस इज द नॉर्मल सॉल्ट। सब सॉल्ट को पहचान लो, ये है एसिड सॉल्ट, ये है बेसिक सॉल्ट, ये है नॉर्मल सॉल्ट और ये है मिक्स सॉल्ट। क्यों? क्योंकि दो एसिड और एक बेस के मिलने से बना सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट। सारे सॉल्ट को पहचानवाएंगे और अपने मेन पॉइंट को लेके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो देखो, एसिड सॉल्ट क्या, बेसिक सॉल्ट क्या, नॉर्मल सॉल्ट क्या, मिक्स सॉल्ट क्या। अब आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है? डबल सॉल्ट क्या है? देखो, वह सॉल्ट जिसमें दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन हो, एक ही क्रिस्टल के अंदर दो सॉल्ट, क्रिस्टल एक, उसमें दो सॉल्ट, डबल सॉल्ट मतलब दो सॉल्ट एक ही क्रिस्टल में। जैसे मोहर सॉल्ट, नाम सुना? मोहर सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब सॉल्ट में दो सॉल्ट का क्रिस्टल, जैसे कि मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। दिस इज द डबल सॉल्ट। बता, इसमें दो सॉल्ट है, फेरस सल्फेट एक सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट दूसरा सॉल्ट, एक ही क्रिस्टल में दो सॉल्ट, नाम रख दिया डबल सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। का नाम क्या है? मोहर सॉल्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एलम, पोटाश एलम, सोडा एलम, थैलस एलम, सारे एलम डबल सॉल्ट है। हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं फिटकरी, क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। हाँ, पोटाश एलम, देखो पोटाश एलम। हाँ, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। हाँ देखो, एक सॉल्ट दूसरा सॉल्ट, एक ही क्रिस्टल में दो सॉल्ट, इसे बोलेंगे डबल सॉल्ट। तो पोटाश एलम, मोहर सॉल्ट इज द डबल सॉल्ट। सबको पहचानो, हर सॉल्ट को पहचान लो, लेकिन स्टडी करना है डिटेल्स में हमको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, जो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक ही क्रिस्टल में दो सॉल्ट, यहाँ पोटेशियम है तो पोटाश एलम, सोडियम है तो सोडा एलम, थैलियम है तो थैलियम एलम, अमोनियम है तो अमोनियम एलम, अच्छा एल्युमिनियम है तो एलम, और फेरिक है तो फेरिक एलम, यहाँ फेरिक डाल दो फेरिक एलम, क्रोमियम डाल दो क्रोम एलम।
सब एलम। फिर कहोगे एलम की पहचान क्या है? सभी एलम है तो एलम ही क्यों बोलते हैं? इसको आप एलम क्यों नहीं बोलते हैं? अब इसको क्यों एलम बोल रहे हैं? जवाब, एलम की पहचान, इसमें जो दो साल्ट होंगे, एक साल्ट का कैटायन मोनोवेलेंट होगा जरूर, और दूसरे साल्ट का कैटायन ट्राइवेलेंट जरूर होगा। इस मोनोवेलेंट कैटायन के नाम पर तुम चाहो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, अमोनियम आयन, थैलियम आयन, कुछ भी लगा दो, सब एलम है। इस ट्राइवेलेंट के नाम पर तुम एल्युमिनियम ले लो, फेरिक ले लो, क्रोमियम ले लो, +3 का कोई भी मेटल आयन ले लो। हाँ, और एक मेटल आयन 6 वाटर से सराउंड होगा। ईच मेटल आयन सराउंडेड बाय 6 वाटर। तो बताओ कितने? 2 पोटेशियम आयन है, 6 दूनी 12 वाटर, और यहाँ भी एक एल्युमिनियम से 6 वाटर, तो 2 से कितना? 12, 12 12 24 वाटर। ईच मेटल आयन सराउंडेड बाय 6 वाटर। टोटल हो गए 2 2 4 4 6 24 24 वाटर। ये एलम। अब मेरे सामने कोई भी सॉल्ट रख दे, पूछे इसमें एलम कौन है या कौन नहीं है, तो जिसमें पहला कैटायन मोनोवेलेंट होगा और दूसरा ट्राइवेलेंट होगा, ठीक है, और एक मेटल आयन 6 वाटर सराउंडेड होगा, वो सब एलम है। एल्युमिनियम है तो एलम, फेरिक है तो फेरिक एलम, क्रोमियम है तो क्रोम एलम, लेकिन है सब एलम। हाँ, हम लोग घर में जो फिटकरी यूज़ करते हैं, फिटकरी, वो है पोटाश एलम। ये सब डबल सॉल्ट है, क्योंकि इसके एक ही क्रिस्टल में 2 सॉल्ट है, इसलिए बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो पहचानना सबको, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट। हाँ, अब आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कोबाल्ट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ, K4 FeCN6। हाँ देखो, एलम में हमने लिथियम नहीं लिखा है, लिथियम एलम नहीं बनाता, ठीक है। एल्कली मेटल में तुम सब ले लो, लिथियम मत लेना, जबकि वो मोनोवेलेंट है, लेकिन लिथियम एलम नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता बताओ? ये कंपाउंड आयनिक है ना, ये मेटल, ये नॉन मेटल, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्डिंग क्या है? आयनिक। और आयनिक कंपाउंड का जो नेचर में एग्जिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी के ऊपर। जिस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड स्टेबल होगा और वही नेचर में एग्जिस्ट करेगा। तो नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, लैटिस एनर्जी कब ज़्यादा होती है? जवाब, लैटिस एनर्जी 2 कंडीशन में ज़्यादा होती है। पहला, दोनों आयन छोटे होने चाहिए, कैटायन भी छोटा एनायन भी छोटा, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। या दोनों बड़े हो जाए, कैटायन भी बड़ा एनायन भी बड़ा, दोनों केस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। या तो कैटायन भी छोटा एनायन भी छोटा, पहला केस। दूसरा, कैटायन बड़ा तो एनायन भी बड़ा, दोनों केस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा लैटिस कब होती है पता है? जब दोनों छोटे हों, कैटायन भी छोटा एनायन भी छोटा, दोनों छोटे, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। और जितना लैटिस एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, और जितनी स्टेबिलिटी होगी वो कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट कर जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, बात है लिथियम एलम क्यों नहीं बनाता? जवाब, इसलिए नहीं बनाता क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है और सल्फेट का साइज बड़ा है। एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा बड़ा हो जाएगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी और वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात समझ में आई, लिथियम एलम क्यों नहीं बनाता? क्योंकि लिथियम के एलम अनस्टेबल है, लैटिस एनर्जी कम है, इसलिए हमने देखो यहाँ लिथियम नहीं लिखा है, बाकी सब लिखा है एल्कली मेटल में। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बात है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हाँ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचान क्या? देखो, इसमें मेटल है और ये लीगेंड है। दिस इज द मेटल, दिस इज द लीगेंड। इस लीगेंड ने अपना लोन पेयर मेटल को दिया है और बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग है मेटल लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की। इस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की वजह से इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री मतलब जहाँ बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट हो, जिसमें एक डोनर दूसरा एक्सेप्टर, एक है लुईस बेस दूसरा लुईस एसिड, अब बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेट, एक डोनर दूसरा एक्सेप्टर, बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की वजह से दिस इज अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यह है पहचान कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। दिस इज द डबल सॉल्ट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हमने सारे सॉल्ट को बता दिया, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यहाँ भी देखो ये आयरन मेटल है, साइनाइड क्या है, लीगेंट है, ये अपना लोन पेयर मेटल को देगा, बॉन्डिंग क्या है कोऑर्डिनेट, और इस बॉन्डिंग की वजह से दिस इज द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हाँ बोलो, बात समझ में आई? तो हम लोग को इस चैप्टर में जो मेनली स्टडी करना है वो इस तरह के सॉल्ट के बारे में स्टडी करना है कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता क्या है। इसके बारे में वर्नर थ्योरी बताई गई तुम्हारे एनसीईआरटी में। सबसे पहले वर्नर थ्योरी हम जानेंगे, आखिर ये थ्योरी हमको ये बता देगी कि वास्तव में कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है क्या। फिर उसके बाद इसकी बॉन्डिंग कैसी है, इसका हमको शेप, इसका हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे। फिर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि कॉम्प्लेक्स पैरा है कि डायबैटिक प्रॉपर्टी है, और चूँकि बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है, कोवलेंट इक्वल है, और कोवलेंट बॉन्ड में डायरेक्शन है, दिशा है, तो मॉलिक्यूल का शेप भी होगा। तब आएगा इसका शेप, और शेप से संबंधित आएगा आइसोमरिज्म। जहाँ शेप है, जहाँ स्ट्रक्चर है, वहाँ आइसोमर भी होगा। हाँ, स्ट्रक्चर आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। हाँ याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तुमने आइसोमर सीखा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो सारा कंसेप्ट यहीं काम आएगा। फिर से उसी कंसेप्ट को अप्लाई कर देंगे और हमारे ये एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। अब हमको उतना टाइम जो वहाँ दिया 8 लेक्चर, वो यहाँ नहीं देना होगा। याद करना, हम स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल में 2 लेक्चर, ऑप्टिकल में 7 लेक्चर, 9 लेक्चर टाइम दिए थे, लेकिन यहाँ हम एक ही लेक्चर में 2 घंटे में पूरा स्टीरियो आइसोमर पढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि वही कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है, कुछ नया नहीं बताना हमको। उसी हथियार से हम इस कॉम्प्लेक्स के स्टीरियो आइसोमर कवर कर लेंगे, क्योंकि हमने बेस तो बनाया है शुरू में ही। बोलो, बात समझ में आया? हाँ, इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्पेशल केस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करनी है वो सीखेंगे। और फिर लास्ट में इनकी नेमिंग कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर, और फिर लास्ट में इनका एप्लीकेशंस क्या है, फ़ायदा क्या है। और एक हेडिंग छोटा सा एक दिया एनसीईआरटी में, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के बारे में, ऐसा कंपाउंड जहाँ मेटल कार्बन की बॉन्डिंग होती है। इसके बारे में स्टडी करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बोलो, बात समझ में आया? तो देखो सामने हमको स्टडी करना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, लेकिन इस डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम डिस्टिंग्विश कैसे करें। ठीक है, पेपर पे तुम देख के बता देंगे कि डबल है, ये कॉम्प्लेक्स है। मेरे हाथ में कंपाउंड रख दिए जाए दोनों और पूछा कि इसको डिस्टिंग्विश करो, प्रैक्टिकली कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट को, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? जवाब ये है कि इस दोनों सॉल्ट को पानी में डाल दो। पानी में, मान लो तुमने इसको पानी में डाला, बताओ वाटर पोलर है कि नहीं? और पोलर सॉल्वेंट में पोलर बॉन्ड क्या होता है? पोलराइज। पोलर सॉल्वेंट में पोलर बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पोलराइज। तो बताओ ये बॉन्ड क्या है? ये फेरस। ये क्या है? सल्फेट। ये बॉन्डिंग कौन सी है? आयनिक। अच्छा, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, ये बॉन्डिंग कौन सी है? आयनिक। मतलब इस सॉल्ट को तुम पानी में डालोगे वाटर में, तो जितने आयनिक बॉन्ड है सब पोलराइज हो जाएंगे और ये टूट के देगा फेरस आयन। इधर से आएगा सल्फेट आयन, इधर से आएगा अमोनियम आयन, और ये सल्फेट आयन तो सल्फेट आ ही चुका है, और वाटर तो आयनाइज होगा नहीं, क्योंकि वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये सबको पता है 555 मिलियन में एक वाटर टूटता है। तो आयनाइज तुमको कौन कौन हुआ? आयनाइज ये हुआ और ये हुआ। तो मतलब मोहर सॉल्ट को तुमने पानी में डाला, तुमको कितने तरह के आयंस मिले? जवाब 3 तरह के आयंस मिले, फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन। बोलो, बात समझ में आया?
अब ये आयंस फ्री हो जाने की वजह से तुम चाहो तो इसकी टेस्टिंग कर सकते हो। कैसे? तुम सिल्वर नाइट्रेट डाल दो तो तुम इसके अंदर डाल दो बेरियम क्लोराइड। क्या डालो? बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट आएगा इसकी वजह से, बेरियम सल्फेट का। अच्छा, अमोनियम आयन का चेक करना है तो NaOH डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया गैस निकलने लग जाएगी, अमोनिया गैस। हाँ, फेरिक आयन, इसका भी तुम टेस्ट कर सकते हो, फेरस आयन का टेस्ट कर सकते हो। तो मतलब फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन का तुम टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सब आयंस क्या हो गए? फ्री हो गए, फ्री। इनको तुम अलग अलग टेस्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब इस सॉल्ट को पानी में डालोगे, इसको तुमने पानी में डाला, ध्यान रखना ये बॉन्डिंग कौन सी है, ये बॉन्डिंग कौन सा है, ये बॉन्डिंग कौन कोवलेंट, ये कोऑर्डिनेट है ना, ये बॉन्डिंग क्या है? कोऑर्डिनेट। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। इसमें एक डोनर दूसरा एक्सेप्टर, आखिर वास्तव में शेयरिंग ना हो रही है, चाहे कोवलेंट हो चाहे कोऑर्डिनेट हो, होती तो शेयरिंग है। तो ये बॉन्डिंग क्या है? शेयरिंग की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग। और जब ये बॉन्ड शेयरिंग है, कोवलेंट की तरह होता है, तो क्या ये बॉन्ड पानी में आयनाइज होगा? क्या ये वाटर में डालने पर ये डिसोसिएट करेगा? नहीं करेगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर में आयनाइज नहीं होगा। और ये आयनाइज ना होने से न तो तुमको फेरस आयन मिलने वाला, न तो यहाँ साइनाइड आयन मिलने वाला, कोई भी आयन तुमको यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, ये बॉन्ड जरूर टूटेगा, ये बॉन्ड आयनिक है, K+ और ये -4, ये बॉन्ड जरूर टूटेगा। मतलब टूटने के बाद तुमको क्या मिलेगा? पोटेशियम आयन मिल जाएगा और दूसरा मिलेगा FeCN6-4, 4 पोटेशियम आयन मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। लेकिन ये आयन, ये बॉन्ड आयोनाइज नहीं होगा। न तो तुमको फेरस आयन मिलने वाला, न तो साइनाइड आयन मिलने वाला, केवल पोटेशियम आयन मिलेगा और कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। और जब तक ये आयंस फ्री नहीं होंगे तब तक तुम इनका टेस्ट भी नहीं कर सकते। हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में टेस्ट करते हैं ना रेडिकल का, सॉल्ट एनालिसिस में वही रेडिकल टेस्ट होता है जो फ्री फॉर्म में होता है। जबकि फ्री फॉर्म में ये सब है, इनको तुम अलग अलग टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इनका तुम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि फ्री नहीं है। ये तो बाउंड फॉर्म में है, ये तो बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि वाटर में आयोनाइज नहीं होगा। तो जब तक ये आयनाइज हुआ नहीं, फ्री होगा नहीं, ये टेस्ट देगा नहीं, जबकि ये सारे टेस्ट देंगे। तो जवाब देखो क्या है कि डबल सॉल्ट को तुम पानी में डालोगे तो सारे रेडिकल फ्री हो जाएंगे और जिनका तुम टेस्ट अलग अलग कर सकते हो, फेरस का, सल्फेट का, अमोनियम का तुम टेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस सॉल्ट को पानी में डाल करके तुम सारे रेडिकल का टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आयंस फ्री है ही नहीं, ये तो बाउंड फॉर्म में होता है। दिस इज बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर में आयनाइज होगा नहीं। फेरस आयन साइनाइड फ्री होगा नहीं, और जब तक फ्री नहीं होगा तब तक ये टेस्ट देगा नहीं। अब तुमसे एग्जाम में वाइवा पूछ सकता है एग्जाम में कि जो तुमको सॉल्ट एसिड में सॉल्ट पुड़िया में दिया जाता है टेस्ट करने के लिए, बताइए वो सॉल्ट किस तरह का होता है? डबल सॉल्ट होता है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है? मान लो ऑप्शन दे दिया कि तुमको जो सॉल्ट दिया जाता है लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें कौन तरह के सॉल्ट दिए जाते हैं? डबल सॉल्ट कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? हाँ, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मत बोलना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है और ये बॉन्डिंग कोवलेंट की इक्वल होती है, और कोवलेंट बॉन्ड वाटर में आयोनाइज नहीं होगा। और जब तक आयोनाइज नहीं होगा रेडिकल फ्री होंगे नहीं, और फ्री जब होंगे नहीं तो टेस्ट देंगे भी नहीं। टेस्ट कौन देता है पता है? जो फ्री रेडिकल होता है, फ्री एकदम अलग हो जाए, और अलग होगा ये सब अलग है फ्री फॉर्म में, किसी से मतलब नहीं। फ्री फॉर्म में होने की वजह से ये सब टेस्ट देंगे, फेरस का टेस्ट देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा, अमोनियम का टेस्ट देगा, लेकिन ये फेरस का टेस्ट नहीं देगा, न तो साइनाइड का टेस्ट देगा। हाँ, पोटेशियम आयन फ्री है वो दे देगा, लेकिन ये दोनों कोई टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि वो बाउंड फॉर्म में है। तो टेस्ट देने के लिए रेडिकल को फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुम ध्यान दिया करो, जब तुम लोग को सॉल्ट दिया जाता है उसका तुम सोल्यूशन बनाते हो, जब तक सोल्यूशन नहीं बनता तब तक टेस्ट किया भी नहीं जाता है। कोई भी सॉल्ट तुमको दिया, पानी में घोला, तुम सोल्यूशन बना रहे हो, सोल्यूशन बन ही नहीं रहा है, क्या वो तुम टेस्ट कर पाओगे? उसका नहीं कर पाओगे तुम। उस रेडिकल को टेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सॉल्ट पहले पानी में घुल जाए,
अच्छा मान लो घुलने के लिए, मान लो पानी में नहीं घुलता, चलो कभी कभी ऐसा भी होता है सॉल्ट दे दिया पानी में घुल ही नहीं रहा है, तो जानते हो हम क्या करते हैं, जब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता तो उसको हम डाइल्यूट एसिड में सॉल्युबल करते हैं, डाइल्यूट एसिड में। अच्छा उसमें भी सॉल्युबल नहीं हुआ तो कंसंट्रेट एसिड में सॉल्युबल करते हैं। मान लो उसमें भी सॉल्युबल नहीं हुआ तो नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं, और नाइट्रिक एसिड तुमने डाल दिया तो सॉल्युबल हो ही जाएगा, निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि ऑल द नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर। जहां तुमने नाइट्रिक एसिड डाला उसका नाइट्रेट बन जाएगा और वो नाइट्रेट पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। ऑल द नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर। इसलिए यदि कोई सॉल्ट पानी में नहीं घुला तो पहला स्टेप डाइल्यूट डालो, घुल जाए, अच्छी बात है। नहीं घुला कंसंट्रेट डाल दो HCl, फिर भी नहीं घुला नाइट्रिक एसिड डाल दो। नाइट्रिक एसिड डालोगे जरूर घुलेगा वो, क्योंकि ऑल द नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर। अब तुम्हारे मन में आएगा कि नाइट्रिक एसिड डालने पर घुलना ही है तो क्यों ना सीधे से नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, क्या जरूरत है डाइल्यूट डालना, फिर कंसंट्रेट डालना, इतना झेलाना। सीधे नाइट्रिक एसिड डाल के सॉल्युबल करिए और जहां सॉल्यूशन बन गया तो टेस्ट तो फटाफट होगा ना। तो फिर डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड न डालिए, ये बीच में डाइल्यूट कंसंट्रेट सेल क्यों डलवा रहे हैं हमसे? जवाब, यदि तुमने नाइट्रिक एसिड डायरेक्ट डाल दिया और तुमको सॉल्ट फेरस का दिया गया तो जानते हो क्या होगा? नाइट्रिक एसिड का नेचर ऑक्सीडाइजिंग होता है, वो फट से फेरस को ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक में। मान लो सॉल्ट तुमको फेरस का दिया गया है और तुमने सॉल्युबल करने के लिए नाइट्रिक एसिड डाल दिया, जल्दीबाजी में जंप मार दिया, जंप। तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? उसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग होता है, वो फेरस को ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक में। और जब तुम टेस्ट करोगे, प्रैक्टिकली तुम टेस्ट करोगे तो वहां तुमको फेरस का टेस्ट नहीं मिलेगा, किसका मिल जाएगा? और तुम पेपर पे लिखोगे फेरिक आयन, जबकि वास्तव में दिया है फेरस आयन। गया, नेगेटिव मार्किंग हो गई, गलत हो गया। नहीं समझ में आया? इसलिए नाइट्रिक एसिड इसलिए अवॉइड किया जाता है ताकि रेडिकल ऑक्सीडाइज होने ना पाए, उसमें चेंज ना होने पाए। बात समझ? तुम्हारा काम सॉल्युबल करना था ना, उस रेडिकल को चेंज तो नहीं ना करना था, लेकिन नाइट्रिक एसिड डालने से वो रेडिकल चेंज हो गया फेरस से फेरिक। तुम टेस्ट करोगे, तुम जो टेस्ट करोगे वो फेरिक का टेस्ट आएगा, जबकि वास्तव में तुमको दिया गया सॉल्ट फेरस का था और तुमने रिजल्ट क्या निकाल दिया? फेरिक का। तुम कॉपी पे लिखोगे फेरिक आयन प्रेजेंट, जबकि वास्तव में दिया था फेरस आयन, वही तुम्हारा नंबर कट जाएगा तुरंत। इसलिए हम लोग नाइट्रिक एसिड को अवॉइड करके चलते हैं, जहां तक हो सके इससे दूर रहें। मजबूरी है, सॉल्ट सॉल्युबल नहीं हो रहा है, टेस्ट करना ही है, तो हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। इसलिए पहली कोशिश होती है वो सॉल्ट किसी भी तरह से पानी में घुल जाए ताकि रेडिकल फ्री हो जाए, और रेडिकल फ्री हो जाए हम उसको टेस्ट कर लें। लेकिन जब वो घुल ही नहीं रहा है तो घोलना भी बहुत जरूरी है। तब उसके लिए पहला स्टेप डाइल्यूट HCl, फिर इसका दूसरा स्टेप कंसंट्रेट HCl, और फिर भी ना घुले तो नाइट्रिक एसिड। और याद रखना, जब तुमने नाइट्रिक एसिड यूज किया है और टेस्ट करने पर फेरिक आयन मिल रहा है तो निश्चित तुमको सॉल्ट फेरस का दिया गया होगा। ये तुम नहीं कर सकते कि फेरिक ही दिया गया, फेरस भी दिया गया होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ने फेरस को ऑक्सीडाइज किया है फेरिक में, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का नेचर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर कहोगे हम कैसे माने नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान क्या है? बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान, उसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रेंज की टॉप वैल्यू होना चाहिए, रेंज की सबसे टॉप, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होनी चाहिए। बताओ नाइट्रोजन कहाँ +5 है कि नहीं? अपने रेंज के सबसे टॉप वैल्यू पर बैठा है कि नहीं? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब अपने रेंज के टॉप वैल्यू पर बैठे हुए हैं। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। बोलो, बात समझ में आया? तो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट सोल्यूशन में जा करके आयोनाइज हो जाएगा, रेडिकल फ्री हो जाएंगे, जिनका तुम टेस्ट कर सकते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में डालने के बाद वो आयोनाइज नहीं होगा, रेडिकल फ्री नहीं होंगे, और वो तुमको टेस्ट नहीं देगा। नोट करो, डबल सॉल्ट in solution give free ions. Double salt in solution give free ions. Double salt in solution give free ions.
which can be qualitative which can be qualitative analyze. Double salt in solution give free ions which can be qualitatively analyze which can be qualitatively analyze. क्वालिटेटिव एनालाइज, उसको तुम क्वालिटेटिव एनालाइज कर सकते हो। मतलब वहाँ फेरस आयन है कि कार्बोनेट आयन है कि फेरिक आयन है, कौन सा आयन है तुम उसको एनालाइज कर सकते हो। किसको? डबल सॉल्ट। बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इन सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इन सॉल्यूशन does not give free ions. Complex salt in solution does not give free ions. Therefore, ions cannot be qualitatively analyzed. Complex salt in solution does not give free ions. Does not give free ions. Therefore, the salt cannot be qualitatively analyzed. The salt cannot be qualitatively analyzed. अब देखो क्वेश्चन, देखो कैसे आएगा। तुम्हारे सामने 4 सॉल्ट रख देगा आयरन का, फेरस का, उसमें एक मोहर सॉल्ट है और एक सॉल्ट ये रखा हुआ है, और कह रहा है फेरस आयन कैन बी टेस्टेड बाई, फेरस आयन कैन बी टेस्टेड बाई। ऑप्शन ये भी है, ऑप्शन में ये भी है। क्या करोगे? तुमको फेरस आयन का टेस्ट करना है, किस पर टिक मारोगे? मोहर सॉल्ट पर कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पर? हाँ, मोहर सॉल्ट पर टिक मारना, इस पर टिक मत मारना, क्योंकि ये आयंस फ्री होगा ही नहीं, क्योंकि दिस बॉन्डिंग इज कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल टू कोवलेंट, और कोवलेंट बॉन्ड वाटर में आयनाइज नहीं होगा, और जब तक आयनाइज नहीं होगा ये फ्री नहीं होगा। अब फ्री फॉर्म में जब रहेगा नहीं, ये टेस्ट देगा नहीं। ठीक है, वाइवा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जो तुमको सॉल्ट दिया गया वो किस तरह का सॉल्ट है। ठीक है, कौन सा सॉल्ट तुम यूज नहीं करते हो एनालाइज करने के लिए, तो कहना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हम यूज नहीं करते हैं। समझ आया? तुम चाहो तो नॉर्मल सॉल्ट यूज कर सकते हो। नॉर्मल सॉल्ट क्या है? देखो फेरस सल्फेट ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी आयनाइज हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट यूज कर सकते हो, डबल सॉल्ट यूज कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज मत करना। बोलो, बात समझ में आया? हम प्रैक्टिकल बात कर रहे थे, बात प्रैक्टिकल ही, डिफरेंस क्या है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। आखिर ये है क्या, इसके बारे में एक थ्योरी दी है हमारी एनसीईआरटी में, वार्नर थ्योरी, जो कि हमको ये बताएगी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वास्तव में है क्या। तो हेडिंग दो, वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी। हाँ देखो, एग्जाम्पल है, अपनी बात समझाने के लिए कोई एक एग्जाम्पल से बात समझा देते हैं। ये है K4FeCN6। तो देखो, वार्नर थ्योरी ये कहती है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो स्फीयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। दो स्फीयर, एक आउटर स्फीयर, इसको हम कहते हैं आउटर स्फीयर, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो स्फीयर का, आउटर स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नोट करो, पहला पॉइंट,
in complex compound having two sphere of having two sphere of electrostatic force of attraction. Two sphere of electrostatic force of attraction. One is outer sphere, another is complex sphere. किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो स्फीयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. वन इज द आउटर स्फीयर, अनदर इज द कॉम्प्लेक्स स्फीयर. अच्छा, मालूम कॉम्प्लेक्स बदल देते हैं, हमने ले लिया ये वाला, तो यहां भी वही बात आएगी. हाँ, दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्फीयर एंड दिस इज द आउटर स्फीयर. ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, ये आउटर स्फीयर है, और इसके बीच का जो इंटरेक्शन है दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज द आयनिक इंटरेक्शन. यहाँ बॉन्डिंग आयनिक है और आयनिक बॉन्ड वाटर में टूट जाएगा. मतलब इस सॉल्ट को हम पानी में डालेंगे ना तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से नहीं टूटेगा, यहाँ से टूटेगा. अच्छा, टूट के कितने आयन देगा? नंबर ऑफ आयन्स कितने मिलेंगे? अरे दो टाइप के मिलेंगे ना. नंबर ऑफ आयन तो 4 होंगे. 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स मिला के टोटल नंबर ऑफ आयन होंगे 4. हाँ, ये कह सकते हो 2 टाइप होंगे, एक होगा क्लोराइड आयन और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स आयन. 2 टाइप के आयन मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ आयन जो होंगे टोटल होंगे 4. 3 क्लोराइड और एक कॉम्प्लेक्स मिला के नंबर ऑफ आयन्स हो जाएंगे 4. अच्छा, इसको पानी में डालोगे तो कितने आयन्स मिलेंगे? हाँ, 5. 4 मिलेंगे पोटेशियम आयन और एक मिलेगा कॉम्प्लेक्स आयन. क्योंकि ये बॉन्डिंग आयनिक है और आयनिक बॉन्ड वाटर में आयनाइज हो जाएगा. वाटर क्या? पोलर, और पोलर सॉल्वेंट में पोलर बॉन्ड पोलराइज. अच्छा, मान लो पानी में टूट गया. टूटने के बाद हमको क्या दिया? 4 पोटेशियम आयन दे दिया और एक दे दिया कॉम्प्लेक्स आयन. अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें सेंट्रल मेटल जो होता है आयरन, ये सराउंडेड है एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम के द्वारा. द सेंट्रल मेटल सराउंडेड बाई एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम. नोट करो, इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, in complex sphere central metal is surrounded by atom or groups of atom. In complex sphere central metal is surrounded by atom or groups of atom. In complex sphere, in complex sphere central metal is surrounded by atom or groups of atom, is called ligands. क्या बोलेंगे इसको? ligands. In complex sphere central metal is surrounded by atom or groups of atom, is called ligand, which may be charged or neutral, which may be charged or may be neutral. ये जो ligand है ये चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. अब हम देखो ligand की बात खोलेंगे ना तो बात लंबी हो जाएगी. ठीक है, हम ligand को थोड़ा किनारे कर देते हैं, क्योंकि ligand भी कई तरह का होता है. मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, उसके बाद फ्लैक्सीडेंटेट, एम्बाइडेंटेट, चिलेटिंग लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड. मतलब लिगेंड की बात थोड़ा लंबी हो जाएगी, हम अभी उसको किनारे कर देते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. भाई इतना जानो कि जो एटम ग्रुप्स ऑफ एटम से सराउंडेड है क्या बोलेंगे इसको? लिगेंड. अच्छा, जो लिगेंड है ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना लोन पेयर मेटल के वैकेंट डी में डाल देगा. तो लिगेंड क्या हो गया? डोनर. मेटल क्या हुआ? एक्सेप्टर. और जो डोनर है उसे कहेंगे लुईस बेस, और मेटल हो गया लुईस एसिड. नोट करो,
In complex sphere, ligand donate its lone pair in complex sphere, ligand donate its lone pair electron to the vacant orbitals of central metal. In complex sphere, ligand donate its lone pair to the vacant d orbital of central metal. Ligand donate its lone pair electron to the vacant d orbital of central metal. Therefore, ligand is Lewis base and metal is the Lewis acid. Therefore, ligand is the Lewis base. Ligand is the Lewis base and central metal is the Lewis acid. ठीक है, एसिड बेस की नॉट डिफिनेशन है ना, उसमें आर्नियस थ्योरी, लुईस थ्योरी, ब्रॉन्स्टन थ्योरी, तो ये लुईस थ्योरी है। लुईस थ्योरी में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसको बोलते हैं लुईस बेस, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसे बोलते हैं लुईस एसिड। तो मेटल इज द लुईस एसिड और लीगेंड इज द लुईस बेस एंड बॉन्डिंग इज द and the bonding is coordinate and the bonding is coordinate and the bonding is coordinate. यह बॉन्डिंग क्या है? कोऑर्डिनेट है। अब पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड एक ही तरह का होता है। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी एक ही होती है क्योंकि दोनों में शेयरिंग होती है। यहाँ भी शेयरिंग ही है, भले देने वाला कोई एक होगा लेकिन देने के बाद इस इलेक्ट्रॉन की दोनों के बीच शेयरिंग हो चुकी है। और पता कोवेलेंट में भी शेयरिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में भी शेयरिंग होती है, यहाँ भी शेयरिंग हो रही है। तो जो प्रॉपर्टी कोवेलेंट की है वही प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट की भी है। फिर क्या प्रॉपर्टी है? कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शन होता है तो कोऑर्डिनेट में भी डायरेक्शन हो जाएगा, और जिसमें डायरेक्शन होता है उसका शेप होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेप आता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी क्या होगा? शेप आएगा। तो जैसे कोवेलेंट कंपाउंड का शेप निकालते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी शेप निकाला जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, एक दिशा होती है। नोट करो, इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर ligand occupy definite position around the central metal. In complex sphere, ligand occupy definite position around the central metal. Ligand occupy definite position around the central metal. Therefore, the complex sphere having definite shape and geometry. Therefore, complex sphere having definite shape and geometry. Definite shape and geometry. अब ये शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ये पूरा चैप्टर है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, हम शेप निकालना सिखा देंगे। ठीक है, कैसे सिखा आएगा बात का टॉपिक है, लेकिन इतना जान जाओ कि बॉन्ड में दिशा है, जिस वजह से इसमें एक डिफिनिट शेप होगा, एक ज्योमेट्री होगी, सेंट्रल मेटल का हैबिटेशन होगा और इसका एक शेप आएगा। हाँ, क्या शेप आएगा? यदि 6 लिगेंड जुड़े हैं, 6 लिगेंड 1 2 3 4 5 6, तो ये अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होगा। ये सारे लिगेंड ऑक्टाहेड्रली अरेंज रहेंगे इस तरह से। यहां रहेगा आयरन, 1 साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड, 4 साइनाइड, 5 6, और पोटेशियम आयन कितने हैं? 4।
ये ऐसा इसका शेप होगा। जब लिगेंड की संख्या 6 है, 6, तो दिस अरेंजमेंट विल बी ऑक्टाहेड्रल। इनका अरेंजमेंट होगा कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर, इस लिगेंड का जो अरेंजमेंट होगा ऑक्टाहेड्रल। हाँ, मान लो 4 लिगेंड है तो उस केस में 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है। 2 ज्योमेट्री, या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा, 2 पॉसिबिलिटी है। नोट करो, इफ नंबर ऑफ लिगेंड 6 if number of ligand in complex sphere is 6, then arrangement will be octahedral. If the number of ligand in complex sphere 6, then arrangement will be octahedral. And if number of ligand is 4, if the number of ligand is 4, then their arrangement will be either tetrahedral or square planar. If the number of ligand is 4, then arrangement will be either tetrahedral, या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लानर होगा। तो कॉम्प्लेक्स का शेप कैसा होगा, अरेंजमेंट कैसा होगा, ये लिगेंड की संख्या पर डिपेंड करता है। यदि 6 लिगेंड है तो उसका अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और यदि 4 लिगेंड है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा। फिर कहोगे हम कैसे जाने, इसके लिए हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना, बॉन्डिंग वहाँ सिखाएंगे ना। अभी तो हम लोग ये जान रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, फिर इसके बाद डिटेल्स अलग अलग टॉपिक आएगा। शेप निकालना हो तो अलग कंसेप्ट, मैडिक प्रॉपर्टी निकालना हो तो इसके अलग क्लास चलेगी, उसके बाद आइसोमर निकालना है तो उसका अलग टॉपिक है। बात समझ में आया ना, 8 लेक्चर का है टॉपिक ये। चलें आगे हम। तो इसका जो अरेंजमेंट है डिपेंड करेगा लिगेंड की संख्या पर। 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल, 4 लिगेंड है तो अरेंजमेंट या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लानर होगा। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, वर्नर क्या बोलता है कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल होता है इसकी 2 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी। एक इसकी प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को अब ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी को अब कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। नोट करो, इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर सेंट्रल मेटल हैविंग 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। In complex sphere, central metal having 2 types of valency. In complex sphere, central metal having 2 types of valency. Number 1, primary valency. Primary valency, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है ना, कभी कभी कॉम्प्लेक्स मेरे सामने लिखा रहेगा, कहेगा प्राइमरी वैलेंसी बताओ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, फिर कहता है सेकेंडरी वैलेंसी बताओ मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। दोनों बातें आ सकती है ना। हाँ, प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम कॉलिंग कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल की 2 वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी जिसको हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात सारे कॉम्प्लेक्स में लागू होती है, ये बात इसके लिए केवल नहीं है, वो तो समझाने के लिए हम एग्जाम्पल उठाए यहाँ पर। जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जो मेटल होगा उसकी 2 वैलेंसी होगी, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। एक को कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे को कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर।
अब बात यह है कि मेरे सामने कोई कॉम्प्लेक्स लिखा रहा है, अब मुझे प्राइमरी वैलेंसी बताओ यानी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो कैसे बताएं? जब आप वैसे ही बताओ जो तुमको 11th में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया गया है, वही कंसेप्ट लगाओगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। 11th में तुमने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बताया क्या होगा? सब बताया गया। हाँ, एक लाइन का कंसेप्ट सुन लो। अब हम एक लाइन का कंसेप्ट है कैसे निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, कंसेप्ट ये है, देखो सामने। हाँ, एल्कली मेटल का देखो जिसकी फिक्स वैल्यू होती है उसको हम लोग याद कर लेते हैं, और जिसका वेरिएबल होता है उसका पूछा जाता है उसको एक्स मान के निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? जो फिक्स वैल्यू होती है उसको हम लोग याद कर लेते हैं, और जिसका वेरिएबल होता है जिसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, हम उसको एक्स मान करके निकालते हैं। हाँ, ये बताओ एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है कि नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज। जब भी कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है ना, तो बॉन्डिंग के दौरान उसके ऊपर चार्ज आता है, उस चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ एल्कली मेटल पे कितना चार्ज होता है? बोलो। हाँ, +1। कितने एल्कली मेटल है? 4, तो इंटू 4 कर दो। एल्कली मेटल का +1 संख्या है उसकी 4, तो +1 इंटू 4। अच्छा, आयरन का पता नहीं है, एक्स मान लो, एक्स मान लो। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1। संख्या कितनी है? 6। बता, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है? पूरा न्यूट्रल है, नेट 0। सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू कितना आया? हाँ, +2, यानी कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। बोलो, समझ में आया? किसी भी कॉम्प्लेक्स में तुमको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, प्राइमरी वैलेंसी निकालना है, तो उसको x मान लो और बाकी जो फिक्स वैल्यू है उसकी वैल्यू रख करके निकाल लो। क्योंकि कॉम्प्लेक्स पूरा न्यूट्रल है तो नेट चार्ज क्या होगा? 0, क्योंकि पूरा न्यूट्रल है। अच्छा, फिर कहो कि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं दिया है, चार्ज के रूप में दिया है, तो कोई बात नहीं, तो नेट क्या करना? चार्ज के बराबर कर देना। जैसे मान लो तुमको कॉम्प्लेक्स दे दिया CONH3 होल 6 + 3, ये दे दिया, चलो, और कह रहा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो जिसका पूछ रहा है उसको एक्स मान लो। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? अमोनिया होता है न्यूट्रल। संख्या कितनी है? 6। हाँ, नेट चार्ज कितना है? +3। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आई? +3, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। प्राइमरी वैलेंसी +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3। क्या दिक्कत है? नहीं निकाल सकते? निकल जाएगा ना? नोट करो, the charge on the complex ion, the charge on the complex ion is the algebraic sum of charge on the complex ion. Charge on the complex ion is the algebraic sum of charge on central metal, charge on the complex ion is the algebraic sum of charge on central metal and charge on ligand. Charge on the complex ion is the algebraic sum of charge on central metal and charge on ligand. देखो वही लिखा है ना, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एंड चार्ज ऑन लिगेंड। सबका सम, सबका एल्जेब्रिक सम कर दें तो कॉम्प्लेक्स के चार्ज के बराबर हो गया। जैसे मान लो दे दिया तुमको NiCl4 -2 दे दिया है ना, और कह रहा निकिल का प्राइमरी वैलेंसी बताओ, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो जिसका पूछ रहा है उसको x मान लो। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। संख्या कितनी है? 4, और इसका नेट चार्ज कॉम्प्लेक्स के चार्ज के बराबर। तो बताओ x की वैल्यू क्या आई? प्लस, तो +2 इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ निकल या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल +2। नहीं आ जाएगा, ये क्लास 11 का टॉपिक है, ये 11 में बताया गया होगा। क्वेश्चन आएगा मेरे सामने, 4 कॉम्प्लेक्स रख देगा, प्राइमरी वैलेंसी पूछ देगा, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ देगा, तो इस कंसेप्ट से निकाल लेना, आ जाएगा ना।
चलो सामने देखो, सेकेंडरी वैलेंसी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स दे देगा और कहेगा सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। एक ही बात है, क्या करेंगे, कैसे बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ लीगेंड। हाँ, ऐसा किताब में लिखा भी है कि लीगेंड की संख्या गिन लो, जितने लीगेंड होंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो बताओ यहाँ कितने लीगेंड हैं? 6, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या हो गई? 6। अच्छा, इसमें कितने लीगेंड है? तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अच्छा, इसमें कितने लीगेंड है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो मतलब लीगेंड की संख्या को गिन करके हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हैं। बोलो क्लियर? मान लो तुम्हारे सामने कॉम्प्लेक्स आया COEN होल थ्राइस, COEN होल थ्राइस कर दे दिया कॉम्प्लेक्स। अब बताओ ये लीगेंड है, दिस इज अ लीगेंड। अभी तुमने बोला ना कि नंबर ऑफ लीगेंड गिन लीजिए, जितने लीगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां तो लीगेंड की संख्या 3 है, और जब लीगेंड 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आना चाहिए। कितना होगा? क्यों 6? अच्छा, ये बाइडेंटेट है। अच्छा, मान लो हम EN हटा करके यहां हम EDTA लगा देते हैं। अब बताओ EDTA, अब बताओ यहाँ 2 लीगेंड दिख रहे हैं, 2, तो कोऑर्डिनेशन में कितना हुआ? कहने का मतलब तुम लीगेंड की संख्या को देख के चलोगे तो फंस जाओगे। लीगेंड मत देखो, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिनो, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तुम लीगेंड की संख्या देखोगे ना, तो लीगेंड तो कोई मोनोडेंटेट, कोई बाइडेंटेट, कोई ट्राइडेंटेट, कोई टेट्रा, कोई पेंटा, कोई हेक्सा। लीगेंड तो बहुत तरह के होते हैं। इस तरह से तुम चलोगे ना, किताब में ऐसे लिखा भी है, लेकिन जानते हो उसमें उलझ जाओगे तुम। तो सीधा सीधा ऐसा जवाब दो कि जिसमें कोई उलझन ही ना हो। क्या? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। नोट करो, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी that is coordination number is the number of coordinate bond formed between metal and ligand. The number of coordinate bond formed between metal and ligands. The number of coordinate bond formed between metal and ligand. इस मेटल लीगेंड के बीच कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी। इस बात को लेके चलोगे ना, कोई समस्या नहीं है। चाहे लीगेंड मोनोडेंटेट हो, चाहे बाइडेंटेट, चाहे ट्राइडेंटेट, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, मेटल लीगेंड के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। और देखो, इसका एग्जांपल अभी हम नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि हम लीगेंड अभी पढ़ाए नहीं है, क्योंकि लीगेंड पढ़ाने का मतलब 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, इसको हम कल पढ़ा देंगे। फिर वार्नर थ्योरी रह जाएगी, वार्नर थ्योरी रह जाएगी बीच में, तो एक थ्योरी फाइनल करने दो ना। ठीक है, वार्नर थ्योरी समझ लो, उसके बाद फिर हम लीगेंड बता करके कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे फट से। लेकिन नियम समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर का नियम क्या है, कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लीगेंड्स। बोलो, बात समझ में आया? हाँ, अब देखो सामने, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेटल पर चार्ज कितना है। ध्यान सुनो, ये मेन पॉइंट है, इस वार्नर थ्योरी का मेन पॉइंट पर पहुंच चुके हो। तुम ब्रेक की बात करते हो, बताओ। नहीं, हमको क्या है, देखो बात समझो, कब ब्रेक लगाना है इसका डिसीजन हम लेंगे या तुम लोगे? तो फिर ब्रेक याद आया क्यों? तो ब्रेक आया क्यों याद? इसका मतलब पढ़ाई पर ध्यान कम और बाहर निकलने पर ध्यान ज़्यादा है, कि थोड़ा बाहर की हवा खा लें।
और जिसके बाहर हवा की खाने का मूड होगा वो वायु मुक्ता होगी, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। इसको लेने के लिए अंतर्मुक्ता चाहिए, और वो जब तक अंतर्मुक्ता नहीं होगी, क्लास के अंदर तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, कितनों बैठ के लिख लो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ लेना। सामने देखो, बता एकदम पीक पॉइंट पर पॉइंट आ जाता है और तुम लोग का ध्यान बढ़ जाता है, और जानते हो क्या होगा, इसमें क्वालिटी डाउन हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान होगा, मेरा क्या जाएगा, नुकसान तुम्हारा होगा। ध्यान से देखो, हाँ मेन पॉइंट पर है। इस समय हम क्या बोल रहे हैं, हम किसी भी मेटल से कितने लिगेंड बाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेटल पर कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अच्छा, बात हम इस कॉम्प्लेक्स की कर रहे हैं, बता इसमें आयरन की प्राइमरी वैलेंसी क्या आई थी, बोलो। हाँ, प्राइमरी वैलेंसी +2 आई थी। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ 6, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आया +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। यहां तक हम बात पहुंच चुकी है। याद रखना, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, प्लस माइनस में रहेगी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी कभी प्लस माइनस में नहीं रहेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 होगी, +6 नहीं होगी, -6 नहीं होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी आ सकती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं होगी। ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, चार्जेबल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में कोई चार्ज नहीं होता। बोलो, बात समझ में आया? ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में। हाँ, अगला पॉइंट ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ कितने लिगेंड बाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि मेटल पर कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस पर डिपेंड करता है। नोट करो। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, the coordination number of central metal, coordination number of central metal depends upon primary valency ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। coordination number of central metal depends upon प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, जो लाइन हम बता रहे हैं ना, ये तुम्हारे इसलिए काम की है क्योंकि जब तुम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है और तुमको ये पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स पानी में डालने पर कितने आयंस देगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितने लिगेंड अंदर है, कितने लिगेंड बाहर है, कितने लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर रखने हैं, कितने बाहर रखने हैं, ये हम कैसे डिसाइड करें। ये डिसाइड होगा इस लाइन पर जो हम बताने जा रहे हैं। क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि मेटल का चार्ज कितना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। यदि हमको ये पता चल जाएगा ना, तो फिर ये भी पता चल जाएगा कोई भी कॉम्प्लेक्स पानी में डालने के बाद कितने आयंस देगा, और नंबर ऑफ आयन से हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। हाँ, मान लो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेस कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग होती है नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कितने पार्टिकल देगा, नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, कितने लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे, कितने लिगेंड बाहर होंगे, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब क्वेश्चन लगाते हो ना, तो तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल खोजने के लिए ये तुम्हारी प्रॉब्लम रहती है कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स कितने आयंस देगा, कितने लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेंगे, कितने लिगेंड बाहर रहेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करें। तो उसको डिसाइड करने का एक कंसेप्ट सुना रहे हैं तुमको, क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू, कितने बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है। अब चूंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टाइम ले लेगा और तुम लोग बैठ नहीं पाओगे, इसलिए एक लाइन छूट गई है, उसको हम पहले पूरा करेंगे और इस टॉपिक को हम कल आगे बढ़ाएंगे।
क्योंकि एक लाइन छूटी है अभी, उसको पहले पूरा करेंगे। वो क्या है, सुनो ध्यान से, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिएक्शन के दौरान अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रखता है, सेकेंडरी वैलेंसी को मेंटेन रखता है। प्राइमरी वैलेंसी भले बदल जाए लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी वो बदलता नहीं है, वो उसको मेंटेन रखता है। नोट करो इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल शुड बी मेंटेन थ्रू आउट केमिकल रिएक्शन। कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी मेंटेन थ्रू आउट chemical reaction. Coordination number should be maintained throughout chemical reaction. अब देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोई रिएक्शन मेरे सामने आया, अब तुम लोग सोचो ना कि रिएक्शन कैसे याद किया जाता है, तो हम कैसे याद करते हैं अपना तरीका बताएंगे तुमको, तुम भी ऐसे याद कर लिया करो। तो मान लो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोई रिएक्शन मेरे सामने आएगा, तो हम उसका रिएक्शन कैसे कंप्लीट करें, क्या प्रोडक्ट बनाएं, तो उसमें ये लाइन तुमको काम देगी जो भी हमने लिखवाया, क्या कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिएक्शन के दौरान अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रखेगा। जैसे समझो CuCl4 ये -2 का ही कॉम्प्लेक्स है मान लो, और तुमने उसमें केसियन डाल दिया, पोटेशियम साइनाइड डाल दिया, साइनाइड एक्सेस में, सामने देखो। अब देखो, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इससे भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आया कहाँ से है, ये HCl से आया है, और ये कहाँ से आया, HCl से आया है। हाँ, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बताओ जब एसिड स्ट्रॉन्ग तो कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक, और ये है वीक एसिड, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और जिसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग वो है मोर बेसिक, और जिसमें बेसिक ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है इसकी तुलना में। होगा क्या, इस कंपाउंड में इसमें तुम साइनाइड डाल दोगे ना, तो ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसको हटा के बैठ जाएगा, मतलब ये साइनाइड यहाँ बैठेगा और क्लोरीन यहाँ से जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है, तुमने एक्सेस में डाला साइनाइड, तो कितने साइनाइड अंदर आएंगे, जवाब उतने ही आएंगे जितने क्लोराइड बाहर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी मेंटेन, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर भले बदल जाए लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रहना चाहिए। होगा क्या, ये साइनाइड उठ के यहाँ चला आएगा और बन जाएगा CuCN होल 4 -3, ये बन जाएगा। अब बताओ, पहले भी 4 लिगेंड थे, अब भी 4 लिगेंड है, पता कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन है, क्योंकि नेचर है, स्वभाव है कॉम्प्लेक्स का कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के दौरान अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रखना चाहता है। भले ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाए, प्राइमरी वैलेंसी भले चेंज हो जाए, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर को वो बदलना नहीं चाहता है। जैसे मान लो किसी ने 4 दुकानें खोल ली हैं, 4 दुकानें उसकी मार्केट में चल रही हैं और एक दुकान लॉस में चल रही है, बाकी 3 दुकान प्रॉफिट में चल रही, तो क्या करेगा, प्रॉफिट वाले से लॉस को कवर करेगा वो, लेकिन उसको बंद नहीं करेगा, क्योंकि पता चल जाए एक दुकान बंद हो गई तो मार्केट में उसकी हवा खराब हो जाएगी कि अब एक बंद हुई, अब दूसरी बंद हो जाएगी, तीसरी बंद हो जाएगी। तो लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए वो उस चौथी दुकान जो लॉस में चल रही है उसको भी रिकवर करेगा प्रॉफिट वाले से, लेकिन बंद नहीं करेगा, क्योंकि 4 दुकान उसकी एक शान है, एक प्रेस्टीज है, और वो अपनी प्रेस्टीज को, शान को गंवाना नहीं चाहता, भले पैसा नुकसान हो जाए, लेकिन वो चौथी दुकान बंद नहीं करेगा। ये उसका स्वभाव है, आदमी का स्वभाव है, नेचर है। एक सिग्नेचर और दूसरा नेचर आदमी नहीं बदलता, सिग्नेचर और नेचर ये उसका हर आदमी का नेचर होता है। भले नुकसान जा रहा हो लेकिन उस नुकसान को कवर करता रहेगा, लेकिन दुकान बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी 4 दुकान उसकी शान है, शान गंवाना नहीं चाहता, ये उसका नेचर है। सिग्नेचर भी नहीं बदलती। क्यों? यदि हमने गलती से गलत सिग्नेचर कर भी दिया तो बैंक वाला बोलेगा फिर से करो, फिर से करो सिग्नेचर, फिर हम अपनी वापस वही जगह आ जाते, सही जगह पर। तो एक सिग्नेचर और नेचर जल्दी आदमी नहीं बदलता। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेचर है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेंटेन रखेगा, भले ऑक्सीडेशन नंबर
बदल जाए, भले मनी का नुकसान हो रहा हो, पैसा नुकसान में जा रहा है, लेकिन वो 4 अपना मेंटेन करेगा। बोले बात समझ में आई? सामने देखो एग्जाम्पल और दिखाते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल है, देखो ब्लू विट्रियॉल, कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियॉल। सामने देखो, देखो टाइम दोगे तो नई नई बातें निकल के आएंगी, लेकिन तुम लोग घबराओगे, अब ब्रेक मांगोगे तो हम भी ब्रेक दे ही देंगे, हमको क्या है, बात समझो। सामने देखो, हाँ -3 क्यों हो गया? हाँ, इसका आंसर कल मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर देने का मतलब हमने कहा ना 1 घंटा लगेगा। अभी मेरा जो अभी टाइम हमने रोका है उसका जवाब उसमें है, इसका जवाब कल देंगे। अभी हमने इतना बोल दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर देखो मेंटेन है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बदल गया। यहाँ कॉपर का +2 है और यहाँ कॉपर का +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, मतलब मनी नुकसान में जा रही है, लेकिन दुकान बंद नहीं हो रही है। ये स्वभाव है कॉम्प्लेक्स का, जैसे आदमी का नेचर, इस कॉम्प्लेक्स का नेचर सेम वैसे ही है। अब मन में आएगा कि यहाँ +2 से +1 क्यों हो रहा है, यही ना, इसका जवाब हम कल देंगे। जिसके लिए हम रोके, वही तो बताना चाह रहे थे ना, लेकिन ब्रेक चाहिए ना तुमको। नहीं, अब तो उसको कल ही बताएंगे। सामने देखो, ये सामने देखो, सामने देखो, ये है ब्लू विट्रियॉल। क्वेश्चन आता है देखो सामने ब्लू विट्रियॉल के ऊपर, इसमें कितने तरह की बॉन्डिंग है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट, बोलो। गलत, इसमें 4 तरह की बॉन्डिंग है। आयनिक भी है, कोवलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। 4 तरह की बॉन्डिंग है। वो कैसे? देखो सामने, ये तो ब्लू विट्रियॉल का जनरल फार्मूला है, इसका कॉम्प्लेक्स फार्मूला ये है। ध्यान से देखो, इसका कॉम्प्लेक्स फार्मूला ब्लू विट्रियॉल का एक्चुअल फार्मूला ये तो जनरल फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला ये है। अब मान लो एग्जाम में ब्लू विट्रियॉल का फार्मूला लिख दिया, तुम एग्जाम में ये खोज रहे हो, पेपर में एग्जाम में ये दिया होगा, और तुम कहोगे ये कहाँ से नया आ गया, और तुम छोड़ के चले आओगे, जबकि ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये इसका जनरल फार्मूला है। हाँ, क्या बोलता है स्ट्रक्चरल फार्मूला? कि ब्लू विट्रियॉल में 4 वाटर कॉपर से जुड़ा है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, ये बॉन्डिंग कौन सी आपस में? ये बॉन्डिंग है आयनिक। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज द आयनिक बॉन्ड। हाँ, सल्फेट के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट। और ये वाली बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो इसमें कितने तरह की बॉन्डिंग हो गई। दिस इज द कोऑर्डिनेट, दिस इज द आयनिक, एंड दिस इज द कोवलेंट, एंड दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। टोटल 4 तरह की बॉन्डिंग इसके अंदर है। फिर कहोगे हम कैसे माने कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है? यदि सही है तो साबित करिए, क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पर आधारित है। बिना प्रैक्टिकल के कोई विश्वास में कैसे लेगा कि इसका स्ट्रक्चर ये सही है? जवाब क्या देखो सामने, जवाब ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये नेचर होता है कि वो रिएक्शन के दौरान अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रखता है। इसका मतलब यदि इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन हम अमोनिया से करा दें, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अमोनिया में डाल दें, अमोनिया सॉल्यूशन में, तो बताओ अमोनिया का जो लीगेंड कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है, वो वाटर से ज्यादा है। अमोनिया का जो लीगेंड कैपेसिटी है, इसमें लोन पेयर देने की जो क्षमता है, वो वाटर से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? जवाब, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, उसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इज द मोर लेविस बेस। लीगेंड शुड बी मोर लेविस बेस। तो ये ज्यादा बेसिक होने की वजह से ये अमोनिया क्या करेगा, इस 4 वाटर को भगा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा और बन जाएगा कॉपर टेट्रा अमोनियम सल्फेट।
मतलब इस ब्लू विट्रियॉल में तुमने यदि अमोनिया सोल्यूशन डाल दिया तो बन जाएगा ये। हम कहते हैं 5 वाटर था तो यहाँ 5 अमोनिया दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, कितना दिख रहा है? 4। इसका मतलब जब यहाँ 4 अमोनिया दिख रहा है तो निश्चित इसमें भी 4 वाटर था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी मेंटेन। नहीं समझ में आया? जब तुमने अमोनिया डाला ब्लू विट्रियॉल में तो बुक में लिखा है कॉपर टेट्रामोनियम सल्फेट बनता है, मतलब 4 अमोनिया ही जुड़ता है। इसका मतलब पहले 4 वाटर होगा तभी ना 4 यहाँ आया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मेंटेन। फिर कहोगे हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि पहले 4 वाटर था। हो सकता है 5 वाटर था बाद में 4 हो गया हो, पहले 5 बाद में 4 बदल गया हो। हम कैसे माने कि पहले 4 वाटर था कॉपर के साथ? अब इसका दूसरा प्रूफ तुम्हारी किताब में दिया है। दूसरा प्रूफ क्या? देखो सामने, इस कंपाउंड को तुम गर्म कर दो, ये बुक में लिखा है, इसको ब्लू विट्रियॉल को गर्म करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तुम पाओगे इसमें से 4 वाटर बाहर आ जाएगा। ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट डॉट H2O प्लस 4H2O। मतलब ब्लू विट्रियॉल को तुमने 100 डिग्री पर गर्म कर दिया, तुम पाओगे इसमें से 4 वाटर बाहर आ जाएगा और ये ब्लू से हो जाएगा वाइट। वाइट। अच्छा, जब तुमने इसी वाइट कॉपर सल्फेट 1H2O को तुमने फर्दर हीट किया 300 पर, तब जानते हो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर आएगा। ब्लैक कलर आएगा। ब्लैक कलर आएगा और ये 5वां वाटर बाहर आएगा। अब देखो, जब ब्लू विट्रियॉल में 5 वाटर था और तुमने इसको 100 डिग्री पे गर्म किया तो 5 में से 4 वाटर बाहर आ गया, 5वां नहीं आया, 5वां आ गया अंदर। और जब तुमने इसको फर्दर हीट किया 300 पर तो 5वां वाटर बाहर आया। इसका मतलब ये 5 वाटर एक जैसे नहीं है। यदि 5 वाटर एक जैसे होते तो गर्म करने में 5 के 5 बाहर आ जाते, लेकिन नहीं, 100 डिग्री पर 4 आ रहा है और 300 पर 5वां आ रहा है। मतलब इन 5 वाटर में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि 4 वाटर कॉपर से जुड़ा है और 5वां वाटर सल्फेट से जुड़ा है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब तुम इसको गर्म करोगे ना तो 100 डिग्री पर ये वाटर बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा अंदर। और जब 300 पे गर्म करोगे तब ये बाहर आएगा। ये शो करता है कि ब्लू विट्रियॉल के 5 वाटर एक जैसे नहीं है, जिसमें 4 है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े और 5वां जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये इसका प्रूफ है इस बात का। एक तो ये प्रूफ है, दूसरा प्रूफ ये है कि ब्लू विट्रियॉल में 4 वाटर कॉपर से जुड़े हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 1 वाटर सल्फेट से जुड़ा है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसका एविडेंस, पहला एविडेंस ये है, दूसरा एविडेंस ये है। बोलो समझ में आया? फिर कहोगे समझ में तो आया, लेकिन 100 डिग्री पर 4 वाटर बाहर आ रहा है और 300 पर 5वां वाटर आ रहा है। इसका मतलब 100 डिग्री पर 4 वाटर बाहर आया, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ के बाहर आया, और 300 पर 5वां वाटर बाहर आया, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के बाहर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कमजोर है और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है। जबकि हमको तो ये बताया गया था 11th में कि कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है आयनिक बॉन्ड, उसके बाद आता है कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, फिर आता है मेटालिक बॉन्ड, फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तो कमज़ोर बताया गया था। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड कमज़ोर है तो उसको तो पहले आना था बाहर, जबकि वो तो आ रहा है 300 पर। आखिर क्यों? जवाब क्या देखो सामने। इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरह का है, ब्लू विट्रियॉल का स्ट्रक्चर इस तरह का है। देखो,
ये कॉपर आयन और इस पर 4 अमोनिया की, यहाँ 4 वाटर की फिल्म है। ये कॉपर, 4 वाटर की फिल्म, और ये है सल्फेट। ये है +2, ये -2। फिर ये, हाँ, और यहाँ पे है वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये जो वाटर किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। देखो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है, कॉपर, 4 वाटर की फिल्म, सल्फेट और एक वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, फिर दूसरा कॉपर, 4 वाटर की फिल्म, सल्फेट, फिर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर ऐसे ही कॉपर, 4 वाटर की फिल्म, सल्फेट, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर यहाँ कॉपर, 4 वाटर की फिल्म, सल्फेट, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने का मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड से वाटर जुड़ा है, इसको सल्फेट ने घेर लिया चारों तरफ से। मतलब इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कॉपर सल्फेट का, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड से वाटर है वो सल्फेट घेर लिया चारों तरफ से। फिर इसके ऊपर कॉपर आयन की लेयर आ गई। तो जब तुम इसको गर्म करोगे तो ये वाटर पहले बाहर आ जाएगा, और जो वाटर सल्फेट के अंदर है वो सुरक्षित रहेगा। मतलब ये बॉन्ड कमजोर है, लेकिन ये वाटर इसलिए बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि सल्फेट ने इसको घेर लिया चारों तरफ से। और सल्फेट क्या होता है? टेट्राहाइड्रल, 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस सल्फेट की लेयर की वजह से ये 5वां वाटर सुरक्षित है उसके अंदर। और जहाँ तुम 300 टेम्परेचर दोगे, हाई टेम्परेचर दोगे, तो ये सल्फेट की लेयर टूट जाएगी, और जब ये टूटेगी तो SO3 गैस बाहर आएगी, तो ये 5वां वाटर भी बाहर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये मत समझना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कमजोर है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है। नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन यहाँ पर 5वां वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसलिए लेट में आ रहा है, देरी से आ रहा है हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि उस 5वें वाटर को सल्फेट ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। और जब 300 देंगे तो सल्फेट की लेयर टूटेगी, SO3 गैस बाहर आएगा, साथ साथ 5वां वाटर भी बाहर आ जाएगा। ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इस वजह से ऐसा है। हाँ, मतलब मेन लाइन ये समझ में आई कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिएक्शन के दौरान अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रखता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर भले चेंज हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होने नहीं देता। हाँ, एक लाइन लास्ट और नोट कर लो। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, बट सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर आयनाइजेबल, but secondary valency coordination number is non ionizable. हाँ, वर्नर थ्योरी के पॉइंट तो हमने सब लिखवा दिए हैं, लेकिन जो लास्ट पॉइंट हमने लिखवाया है इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो हम कल एक्सप्लेन करेंगे, और कल हम इस बात को साबित करेंगे कि यहाँ 3 कैसे आया, यहाँ पर -2 तो -3 कैसे आ गया। ठीक है, इसको कल हम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, इसमें आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, इसके बाद फिर बैठ जाओ।